Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आपको पता है हमारे वेस्ट बंगाल सेट की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने एज ऑफ नाउ 2020 के टोटल 100 क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है. आज का हमारा टारगेट है ये 2018 का आपका क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम पेपर है वेस्ट बंगाल सेट एजुकेशन का. तो इसके अंदर हमें आज 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो फिर वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो यहाँ पे जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रही हूँ वो कोशिश यही है कि आपको डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. तो ठीक है, वन बाय वन करके हम क्वेश्चन को देखेंगे और वन बाय वन करके उसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका 2018 का 200 मार्क्स का. इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा. ठीक है, मैंने जूम कर लिया. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा. तो आई होप स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन विजिबल होगा. ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्या कह रहा है कि इन द इंडियन पर्सपेक्टिव हु रोट मैन एंड हिज हैबिटेशन अ स्टडी ऑफ सोशल इकोलॉजी. मतलब यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखिए तो किसने मैन और उसके हैबिटेशन की स्टडी की है. तो बिनोय कुमार सरकार ने, राधा कमल मुखर्जी ने, गोविंद सदाशिव गुरे ने या फिर धूर जाति प्रसाद मुखोपाध्याय ने. तो इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट आंसर है, वो राइट आंसर आपका यहाँ पे है बी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी ने. ठीक है, एक बच्चे का डाउट भी था, ये क्वेश्चन आपका आया था. तो किसी के पेपर में यहाँ पे पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे थे तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था. तो यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल के सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट सेल्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलायबिलिटी. अब इनमें से आपको बताना है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेल्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट है रिलायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में. तो रिलायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको यूनिट 6 के अंदर कराया हुआ है. इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर एक कंप्लीट रिवीजन सेशन के अंदर कोरिलेशन के पार्ट्स, कोरिलेशन के टाइप्स और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी कराया है सारे के सारे की कोफिशिएंट और स्टेबिलिटी क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है, इक्विवेलेंस क्या है. तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे आंसर देना है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका ए है. इनमें से यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट सेल्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका है कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट और रीटेस्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ आप सबके लिए, तो उसको ध्यान से देखिएगा. तो ये देखिए, तो रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है. तो रिलायबिलिटी है क्या एग्जैक्टली तो रिलायबिलिटी यहाँ पे रेफर करती है एक तरह की कंसिस्टेंसी की जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पे रिजल्ट्स निकल कर आए वो रिजल्ट्स आपके कितने कंसिस्टेंट है. फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टडी करी है यहाँ पे, चाहे आप सिंगल को स्टडी कर रहे हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा कोडर या दो या दो से ज़्यादा रेटर एक ही टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिलायबिलिटी आपको ये डिफाइन करती है कि हाउ योर रिजल्ट्स आर रिलायबल और कितनी कंसिस्टेंसी है. फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टडी करी है एक मंथ बाद में जाके फिर से आपने स्टडी करी है कुछ महीनों बाद, 2 या 3 महीने बाद, तो उनके रिजल्ट्स है वो सेम निकल कर आ रहे हैं. तो यानी कि कंसिस्टेंसी को दर्शाता है. या फिर आप रिलायबिलिटी एक ऐसे आप देख रहे हो जब 2 या 2 से ज़्यादा रेटर आपस में बैठकर कोई स्टडी करे सेम टॉपिक पे और आपस में इनके रिजल्ट्स के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी रिलायबिलिटी है, और उसको मेजर करने के लिए वी ऑलवेज टेक अ रिलायबिलिटी मेजर. ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक तो सबसे ज़्यादा ही जो स्टेबल होता है वो होता है आपका टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी को जो दर्शाता है. दूसरी तरफ होता है इक्विवेलेंस यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रेटर आपस में स्टडी कर रहे हैं तो उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इनके रिजल्ट्स कितने कंसिस्टेंट है अक्रॉस द डिफरेंट रिसर्चर्स हु आर डूइंग द स्टडी ऑन अ सिंगल टॉपिक. ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे बना के दिखाऊं तो आपका रिलायबिलिटी होती है, जो रिलायबिलिटी है ये फर्दर 2 कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिवाइड है. पहला आता है आपका जिसको टेस्ट रिटेस्ट कहते हैं यानी कि स्टेबिलिटी. एक हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, दूसरी होती है यहाँ पे इक्विवेलेंस.
तो स्टेबिलिटी यानी कि जब सिंगल सब्जेक्ट यहाँ पे टेस्ट रिटेस्ट कर रहा है, टेस्ट रिटेस्ट करा है, और यहाँ पे इक्विवेलेंस आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको कह रहे हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम इक्विवेलेंस करते हैं, जिसके अंदर हम अपने लार्ज स्टडी के यहाँ पे सैंपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटररेटर, ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरनल कंसिस्टेंसी है, यहाँ पे ये फर्दर आपका डिवाइड होता है। एक होता है स्प्लिट हाफ में, पैरेलल फॉर्म में, और इंटर आइटम कापा में, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहा है एक इंटरनल कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं कि जब हमारे पास विद इन दी जो एक सिंगल स्टडी के अंदर कितने मेजर्स यहाँ पे आपने लिए हैं वो आपस में कितनी स्टेबल है, क्या उनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट निकल कर आ रहे हैं। दूसरा स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ के अंदर आप सैंपल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और आपस में स्टडी करते हैं दोनों सैंपल के साथ, और उनके बीच में सिमिलैरिटी आप चेक कर रहे हैं। सिमिलर फॉर्म में आपका पैरेलल फॉर्म होता है। इसके अलावा इंटर आइटम को मेजर करने वाले कई तरीके के यहाँ पे टूल्स होते हैं, जैसे कि KR20, KR21, क्रॉनबेच अल्फा, आप ये मेजर करते हैं, और स्प्लिट हाफ में आप स्पीयरमैन ब्राउन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी होती है। पहला जो आपकी कंसिस्टेंसी बता रहे हैं जिसको स्टेबिलिटी कह रहे हैं, कि जब आपके रिजल्ट्स आपने रिपीट करे हैं तो उनके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, कि हाउ स्टेबल द मेजर इज थ्रू आउट द टाइम। इसके अलावा इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए अंदर यहाँ पे एक ये इवेलुएट करता है डोमेन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजर कर रहे हैं किसी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को, और वो आपको एक तरह का एवरेज कोरिलेशन निकाल के दे रहा है बिटवीन ऑल द कंस्ट्रक्ट आइटम्स। और इसको मेजर करने का स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा है, क्रॉनबेच अल्फा है और कुदर रिचर्डसन है। और स्टेबिलिटी को मेजर करने वाला है टेस्ट रीटेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे इक्विवेलेंस होता है कि जब जिसके अंदर कंकॉर्डेंस डिग्री हम चेक करते हैं बिटवीन 2 एंड मोर रेटर्स, 2 या 2 से ज्यादा रेटर, 2 या 2 से ज्यादा रिसर्चर्स आपस में जब एक ही टॉपिक पे एक स्टडी कर रहे हैं तो उनके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, कितने कंकॉर्डेंस डिग्री है, तो उसको मेजर करने के लिए वी ऑलवेज डज इक्विवेलेंस टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। एंड इसके अंदर यहाँ पे इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी का स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज किया जाता है जिसको हम कापा कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड की है। तो मैंने आपको एक झलक दिखा दी है, ये मैंने अपने यूनिट 6 के अंदर जब हमने रिवीजन सेशन किया था एग्जाम से पहले, तो उसके अंदर सारे के सारे टाइप्स को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है, और ऑल्सो यहाँ पे आपको फॉर्मुलेस भी करवाए हैं कि अगर यहाँ पे क्रॉनबेच अल्फा आपका फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, जब आपको यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को मेजर करना है विद डाइकोटोमस चॉइसेस, जब आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, कुदर रिचर्डसन फॉर्मूला 20। और जब आपके पास यहाँ पे दोनों ही आइटम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में होते हैं, तो उसके लिए KR21 आप यूज करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला मैंने वहां पे कराए हुए, ठीक है। तो आप प्लीज वो सेशन को जरूर रेफर कीजिएगा। सेशन का नेम है यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर रिवीजन सेशन है, ठीक है, रिवीजन सेशन है कंप्लीट, तो वहां पे आपको ही मिल जाएंगे सारे टाइप्स विथ क्वेश्चंस। इसके अलावा स्टैट्स का भी पोर्शन मैंने कराया हुआ है हर एक क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। अब इनमें से मॉडर्नाइजेशन कौन सा नहीं है तो वो आपको बताना है। मॉडर्नाइजेशन इसके अंदर नहीं है, तो प्रोग्रेसिव चेंज होना इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, वेस्टर्नाइजेशन होना, अर्बनाइजेशन होना, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट द टाइप ऑफ अ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर हम पूरे वेस्ट का भाषा, वेस्ट का एकदम हम उनका लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये असली में मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। मॉडर्नाइजेशन तब होता है कि जब एक तरह के आपके प्रोग्रेसिव चेंजेस आए आपकी लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा हो, अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो ये सारे आपके पॉइंटर्स है मॉडर्नाइजेशन के। वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, social classes and their subcultures are most important to a student of education। अब सोशल क्लासेस और उनके सब कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आप भी पॉज लेके थोड़ा सोचिए करिए, फिर इसका राइट आंसर दीजिए। ओके, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका डी,
यानी कि सोशल क्लासेस डिफर करते हैं वन अनदर इन द मैनी वेज, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन के लिए। अब आपको यहाँ पे पता होगा कि क्लास के अंदर कितनी डाइवर्सिटी होती है, तो हर किसी की डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो डिफरेंट सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके सब कल्चर्स होते हैं, तो ये एक तरह का पार्ट बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन के कंसिडरेशन में, इसलिए इसका राइट आंसर डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है? मीन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर काई स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ, दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा को आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हो, हाइपोथेसिस आप मेक करते हो, हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, ठीक है, हाइपोथेसिस को आप टेस्ट नहीं करते। दूसरी तरफ यहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, इसके अंदर आप जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसके लिए कई तरीके के टेस्ट यूज होते हैं, ठीक है, जेड टेस्ट होता है, ठीक है, एफ टेस्ट यहाँ पे यूज होता है, टी टेस्ट यहाँ पे यूज होता है, इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे यूज होता है। और जो डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स होता है उसके अंदर हम सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, जिसमें हम मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं, ठीक है। तो आपसे कौन सा पूछा है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पूछा है, तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग राइट आंसर इस क्वेश्चन का है डी, यानी कि काई स्क्वायर यूज करते हैं, जिसके अंदर एक तरह के मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स बनाने के साथ साथ यहाँ पे गुडनेस देखते हैं, ठीक है, गुडनेस यहाँ पे चेक करते हैं इसकी। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे हो गया, ये भी मैंने आपको यूनिट 6 की रिवीजन सेशन में कराया है कंप्लीट, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दोज विच फोकस द मेजर डायरेक्शन ऑफ द स्टडी इनटू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंक्वायरी। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फोकस करता है सबसे ज्यादा डायरेक्शन को स्टडी में इनटू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंक्वायरी। तो स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा यहाँ पे हम यूज करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को, पर्पस स्टेटमेंट को, हाइपोथेसिस को या फॉरशैडो प्रॉब्लम्स को। मेजर डायरेक्शन फोकस किस पे करते हैं स्पेसिफिक एरियाज इंक्वायरी के लिए, तो इसका राइट आंसर है रिसर्च क्वेश्चन पे मेन फोकस होता है जब हमें इन डेप्थ में स्टडी करनी होती है, मेजर स्टडी करनी होती है। नाउ सोशलाइजेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन ये हमने यूनिट 1 के अंदर भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर हम अप्रोचेस टू सोशोलॉजी पढ़ते हैं, उसके अंदर जो सोशलाइजेशन का पार्ट आता है। और जब भी हम सोशलाइजेशन को डिस्कस करते हैं तो सोशलाइजेशन मेनली आपको बताता है कि हाउ द इंडिविजुअल इज इंटरेक्टिंग विद इन द कम्युनिटी, इंडिविजुअल किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो सोशलाइजेशन हमारा कहला रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका सी, एक तरह का प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी बाय द लर्निंग इन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इंडिविजुअल यहाँ पे वैल्यूज को स्टडी कर रहा है, उनके जो सोसाइटी के अंदर क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, उन सबको फॉलो कर रहा है और अपने सोसाइटी के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, तो वो सोशलाइजेशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फैमिली। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फैमिली के से रिलेट नहीं करती, फैमिली के अबाउट नहीं है, कि एक तरह का सोशली रीऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप है चाइल्ड बियरिंग का, इट इज ओनली द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, या फिर विच केटर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, या फिर इट इज एन एसेंशियल एजेंसी फॉर सोशलाइजिंग एंड रेयरिंग द चाइल्ड, या इट इज द ओनली इंपॉर्टेंट एजेंसी जो इंट्रोड्यूस करी है चाइल्ड को टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग फैमिली, तो वो है आपका बी, कि इट इज ओनली द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी का ये एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का जो कि सिर्फ केटर कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड की पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं है। चाइल्ड को रेयर करना, चाइल्ड के अंदर वैल्यूज को इनकलकेट करना, चाइल्ड को बियर करना, चाइल्ड के लिए कल्चर, उसको उसके सामने कैसे कल्चर आप यहाँ पे उसके सामने प्रमोट करें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ चाइल्ड की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ सीरीज ऑफ जनरलाइजेशन जो अटेम्प्ट कर रही है टू एक्सप्लेन एनी फिनोमिना इन अ सिस्टमेटिक मैनर रेफर्स टू, यानी कि सीरीज ऑफ जनरलाइजेशन है
जिसका अटेम्प्ट है एक्सप्लेन करने का कोई भी ऐसा फिनोमिना इन अ सिस्टमेटिक मैनर, तो कौन करता है? हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, थ्योरी या अजम्पशन? ओके, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है थ्योरी करती है आपकी, ठीक है, थ्योरी करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन? अब इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है, कौन सी ऐसी रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है जो दोनों यूज करी है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी? तो ये सारे के सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स है, इनमें से कौन सा कर रहा है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका बी, एथनोग्राफिक रिसर्च, कि जब हम किसी पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनके वैल्यूज क्या है, उनके क्या यहाँ पे वैल्यूज है, क्या उनके प्रैक्टिसेस है पर्टिकुलर कम्युनिटीज की, तो वो हम एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर स्टडी करते हैं। और इसके अंदर दोनों ही स्टेप्स यहाँ पे दोनों ही अप्रोचेस यहाँ पे यूज होते हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। नाउ आइडेंटिफाई अ कासी ग्रुप अब अमंग द फॉलोइंग। अब इनमें से कासी ग्रुप बताना है, मतलब कासी ग्रुप है जो आधा है, पूरा नहीं है। कासी ग्रुप अमंग द फॉलोइंग, स्टेटस ग्रुप, ट्रेड यूनियन, मॉब या फिर क्राउड? राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के दो है, एक तो मॉब और दूसरा इसका क्राउड, कासी ग्रुप। नाउ फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूछ रहा है, यानी कि बुद्धिज्म के अंदर 8 तरीके के आपके नोबल पाथ आते हैं, ठीक है। एट आपके नोबल पाथ आते हैं जो आपको लिबरेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, अल्टीमेट लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी कि निर्वाण की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब इनमें से कौन सा है फर्स्ट स्टेप बताना है अष्टांगिक मार्ग का? तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो आपका है सामायिक दृष्टि। सामायिक दृष्टि आपका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके बताए हुए हैं। तो बुद्ध की टीचिंग के अंदर आपके 8 तरीके के पाथ है लिबरेशन के, जो आपको मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ लेकर जा रहे हैं। 8 नोबल पाथ है। तो सबसे पहला जो नोबल पाथ है इसको कहते हैं राइट दिथि, राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि साम्य दिथि। दूसरा है राइट थॉट, यानी कि अच्छे विचार, यानी कि सामायिक संकल्प। फिर आता है राइट स्पीच, राइट स्पीच यानी कि अच्छा वाक्य, अच्छी बोली आपकी। राइट एक्शन, समा कमांता। राइट लाइवलीहुड, समा अजीवा। राइट एफर्ट, समा व्यायाम। राइट माइंडफुलनेस, समा सती। और इसके साथ साथ राइट कंसंट्रेशन, यानी कि समा सिद्धि। तो ये 8 तरीके के नोबल पाथ है जो आपको अल्टीमेट लिबरेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं और आपको निर्वाण की प्राप्ति करवा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सामायिक दृष्टि, जिसको हमने मार्क किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर वुड बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, in which type of the research an individual himself या herself is both the investigator and consumer of his or her own research? अब इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर इंडिविजुअल ही इन्वेस्टिगेटर भी होता है, साथ के साथ कंज्यूमर होता है अपनी ही रिसर्च का? तो कौन सा है यहाँ पे? कंसेंसस रिसर्च है, सेंसस स्टडी है, इवेलुएशन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है या फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंदर प्योर साइकिल का यूज करते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल क्या करता है, एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसमें इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेटर रिसर्च है, इन्वेस्टिगेटर भी होता है, साथ के साथ कंज्यूमर भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, current achievement is predictable from the prior achievement. In a study aiming to examine the effects of strategies on children's mathematics achievement, a researcher introduces the prior achievement in his or her research design. Here, prior achievement is, अब देखो कोई current achievement हुई है, उसको एज अ प्रिडिक्टेबल देखा जा रहा है फ्रॉम द प्रायर अचीवमेंट से। अगर इस स्टडी के अंदर ये एम था कि हमें एग्जामिन करना है कि इफेक्ट क्या हो गए स्ट्रेटेजीज के चिल्ड्रन की मैथमेटिक्स अचीवमेंट पे, और रिसर्चर ने इंट्रोड्यूस करा है प्रायर अचीवमेंट को इन हिज और रिसर्च डिजाइन। तो इसके अंदर प्रायर अचीवमेंट क्या है? मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल है, प्रिडिक्टिव वेरिएबल है, या फिर इसके साथ साथ ये आपका मीडिएटर वेरिएबल है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये कंट्रोल वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टडी करना है एग्जामिन करने के लिए कि स्ट्रेटेजी जो हम यूज कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अचीवमेंट में क्या फर्क लाएगी, जिसके अंदर हम जो प्रायर अचीवमेंट है जो कि आपका कंट्रोल वेरिएबल है उसको हम उसी पोजीशन में रखा हुआ है, उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे जो हमारी रिसर्च होती है इसमें मेनली दो तरीके के वेरिएबल्स को हम ज्यादा स्टडी करते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक ऐसा इंडिपेंडेंट जिसको मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट जिसका इफेक्ट आप इसके ऊपर स्टडी करते हैं कि आपका क्या रिजल्ट निकल कर आए। तो इसके अंदर तभी आप कहते हो कंट्रोल वेरिएबल, जिसके इफेक्ट को आप क्या करते हैं, सबस्यूम करते हैं, मतलब जिसको आप यहाँ पे किसी तरीके का ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट किसको प्रोवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेटिव वेरिएबल कहा जाता है और प्रेडिक्टिव वेरिएबल आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और मॉडरेटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो अपने साथ एक तरह का इफेक्ट को कैरी कर चलता है, जिसको मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स आई है, उसको आपको उसके लाइब्रेरीज के अंदर जितनी भी बुक्स है उसका इफेक्ट को स्टडी करना है बच्चे की स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे जो मॉडरेटर वेरिएबल है वो मोटिवेशन हो जाएगा कि अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है बुक्स को पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की, तब तक वो उसकी स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये मैंने आपको सारे करवाए थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो आप वो देख सकते हैं, एक अलग से सेशन है यूनिट 6 की प्लेलिस्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु बिलीव्स इन द डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकादवाद एंड स्यादवाद। अब इनमें से कौन सा है ऐसा फिलॉसफी है जो बिलीव करी है अनेकादवाद में और स्यादवाद में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है जैनिज्म आपकी बिलीव करती है अनेकादवाद और स्यादवाद। अकॉर्डिंग टू अनेकादवाद देखें तो ये जैनिज्म फिलॉसफी का बेसिक प्रिंसिपल है और ये आपको कह रहा है अनेकादवाद के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कई तरीके के कॉज हो सकते हैं, कई तरीके के यहाँ पे कारण हो सकते हैं किसी चीज का होने का, ठीक है। हर किसी के कारण हो सकते हैं, यहाँ पे कोई एकमात्र कारण नहीं है किसी चीज के होने का, ठीक है। तो ये अनेकादवाद यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से स्यादवाद आपको यहाँ पे बता रहे हैं देयर आर द मेनी कॉजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फिलोसोफर्स आर दोज हु आर लवर्स ऑफ विजन ऑफ ट्रूथ। तो ये किसने कहा है आपको, फिलोसोफर्स कौन है, दोज हु आर द लवर्स ऑफ द विजन ऑफ ट्रूथ, तो कौन है, सोक्रात ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, अरिस्टोटल ने कहा है या फिर विलियम जेम्स ने कहा है, किसने कहा है ये। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका ए, सोक्रात कहते हैं जो फिलोसोफर है आपके, वो है जो कि लवर है विजन ऑफ ट्रुथ की, सोक्रात इसका राइट आंसर है। नाउ arrange the following 4 noble truth given by the Lord Buddha in the proper sequence and give your answer by selecting the correct code। अब इसके अंदर आपको बताना है 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ जो आपको किसने दिए हैं, बुद्धा ने दिए हैं, बुद्धिज्म फिलॉसफी के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। तो इनको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो करेक्ट ऑर्डर में करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध ने हमें 4 तरीके के नोबल ट्रुथ बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है कि यहाँ पे क्या है, सफरिंग है, देयर इज सफरिंग, यहाँ पे दुख है, संसार के अंदर दुख है। इसके अलावा सेकंड आपको नोबल ट्रुथ बताया है कि देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, कि यहाँ पे क्या है, सफरिंग के कॉज है। फिर यहाँ पे सिजेशन ऑफ सफरिंग है कि हमें पता है कि यहाँ पे सफरिंग है, यहाँ पे कॉज है, सफरिंग के पीछे किसी तरह का कारण है, और यहाँ पे सिजेशन ऑफ सफरिंग, हम यहाँ से सफरिंग से मुक्ति पा सकते हैं। और जब हम मुक्ति पा लेते हैं तो हमें क्या होता है, अल्टीमेट हमें सच्चाई के बारे में ज्ञात होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण की यहाँ पे प्राप्ति होती है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन देखें इसकी, तो गौतम बुद्ध ने हमें 4 तरीके के नोबल ट्रुथ बताए हैं। इसके अलावा जो पहला जो हमारा नोबल ट्रुथ है वो है दुखा, कि हमें पता है कि हमारे संसार के अंदर दुख है। मैंने थोड़ा इसको जूम इन कर लिया ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। और ये मैं अपने जो बैच कोर्स के अंदर भी करवा रही हूँ, बच्चे इनको रिलेट करके सीखेंगे। जो अभी हमारा बैच कोर्स चल रहा है 2020 का, तो उसके अंदर भी मैं उनको डिटेल में हर चीज करवा रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप भी इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
जो बैच आपका स्टार्टेड है, और इंक्वायरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, तो दुख क्या है? दुख पहला है कि देयर इज अ सफरिंग इन दी वर्ल्ड, कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, दुख है, सफरिंग है हमारे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि पेन है, सॉरो है, इम्परफेक्शन है, इम्परमानेंस है, एम्प्टीनेस है। इसके अलावा समुदाय, यानी कि द अराइजिंग और ओरिजिन ऑफ सफरिंग, हमें ये भी पता है कि इसके पीछे इसको दुख के उजागर होने का भी कारण है। फिर आता है निरोध। निरोध यानी कि सेसेशन ऑफ अ सफरिंग, यानी कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि लिबरेशन क्या है, एकमात्र एक ऐसा मतलब एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको निर्वाण की तरफ लेकर जाए, निरोध। देयर इज इमेंसिपेशन और लिबरेशन फ्रॉम अ सफरिंग। फिर आता है मग्गा, ये एक ऐसा पाथ लीड कर रहा है एंड ऑफ सफरिंग, कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा मिडल पाथ है जो कि हम क्या करेगा, हमें दुख के रास्ते से मुक्ति पाएगा और हमें निर्वाण के रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। तो ये 4 तरीके के नोबल ट्रुथ है, दुख, समुदाय, निरोध और मग्गा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो होगा आपका बी, यानी कि माइजरी इन द रियलिटी ऑफ लाइफ। हमें पता है यहाँ पे सफरिंग है, यानी कि दुख है, दुख है। इसके अलावा फिर हमें डिस्कस करें एवरी माइजरी हैज अ कॉज, यानी कि समुदाय, समुदाय। फिर फ्रीडम फ्रॉम द माइजरी, अब फिर क्या कह रहे हैं, देयर इज अ रेमेडी फॉर एवरी माइजरी, कि यहाँ पे क्या है, हर किसी के दुख से मुक्ति पाने का एक रेमेडी है, तो यानी कि निरोध। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे आपका मग्गा, यानी कि मिडल पाथ के बारे में बात करा है, कि जब एंड हो जाए आपके सारे सफरिंग की। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया आपका बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू मिनोरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपका बता रहा है, कौन सा है ऐसा आर्टिकल जो कि अब माइनॉरिटी को हक देता है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोल पाए? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका है आर्टिकल नंबर 30। ये कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड करी है अपने यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट के अंदर, रिवीजन सेशन जहाँ पे कराए हुए, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। अगर आप मेरे से अपडेटेड है तो आपको लिस्ट सबको मिल चुकी होगी, मैंने पर्सनली सेंड की थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द इम्प्लीकेशन ऑफ अ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। अब इम्प्लीकेशन क्या है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का? लॉजिकल पॉजिटिविज्म का इम्प्लीकेशन क्या है? तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का इम्प्लीकेशन है टीचिंग मेथोडोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th, a teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. तो ये कौन कह रहा है कि टीचर जब तक ट्रूली टीचर नहीं बन सकती जब तक उसकी खुद की लर्निंग कंप्लीट ना हो। एक ऐसा लैंप कभी भी दूसरे लैंप को जला नहीं पाएगा जब तक उसकी खुद की लैंप की जो लाइट है वो जली ना हो। तो ये कौन कहता है? ये जो फेमस फ्रेज है ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। ये मैंने भी आपको कराया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर के सेशन में। तो ये आपका फेमस फ्रेज है, ये एनटीए का काफी ये वैसा क्वेश्चन है, हमेशा आता है, काफी रिपीट होता है, फेवरेट क्वेश्चन है, एनटीए का भी क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलेवेंट फॉर बोथ द रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। अब इनमें से कौन सा ऐसा है रेलेवेंट है दोनों के लिए, रिसर्च क्वेश्चंस के लिए भी और हाइपोथेसिस के लिए? डिस्क्राइब करना सिंगल वेरिएबल को, एक्सप्लेन करना रिलेशन अमंग द वेरिएबल, एक्सप्लोर करना सेंट्रल फिनोमिना को, या फिर इसके साथ यहाँ पे नैरो करना पर्पस स्टेटमेंट इन दी रिसर्च। दोनों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? दोनों के लिए बताना है, रिसर्च क्वेश्चन के लिए भी और हाइपोथेसिस के लिए भी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है टी, कि नैरो करना पर्पस को, स्टेटमेंट को। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तभी जो रिसर्चर के डिमांड होती है कि अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो अपनी रिसर्च क्वेश्चन को नैरो करे, नैरो इन द सेंस कि प्रिसाइसली डिस्क्राइब करे कि व्हाट यू रियली वांटेड टू नो, व्हाट यू रियली वांटेड टू डू रिसर्च अपॉन, किसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्पस स्टेटमेंट को नैरो डाउन करना पड़ेगा, ब्रॉडर से आपको नैरो करना पड़ेगा, ताकि एक ठोस आपको पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू स्टडी, आप स्टडी क्या करना चाहते हैं उसके लिए। तो ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ही रेलिवेंट है फॉर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज हिस्टोरिकल रिसर्च रेफर्स टू। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर क्या रेफर कर रहा है? तो ये आपको दो तरीके के जो क्रिटिसिज्म होते हैं। पहला होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म
दूसरा होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है तो ये विद इन द स्टडी के आपके जो मेजर्स आप लेते हैं ये उसको क्रिटिसाइज करता है। लेकिन जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ये आपको बताता है आपके कि जो रिजल्ट्स के अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी एक्यूरेसी है, आपका सैंपल कितना ऑथेंटिक है, ये सारी चीजें बताता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म अगर देखें हिस्टोरिकल रिसर्च की तो वो है एक्यूरेसी कितनी है हिस्टोरिकल कंटेंट में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्रैग्मेटिज्म इज अ मिडवे बिटवीन। प्रैग्मेटिज्म किसके बिटवीन है? ये मैंने आपको पहले भी कराया क्वेश्चन, ये मेरा एमसीक्यू है। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी बनाया था आपके लिए जब मैंने प्रैग्मेटिज्म के बारे में आपको बताया था। तो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि एकमात्र मिडवे की तरह काम करती है। किसके बीच में काम करती है? तो वो काम करती है नेचुरलिज्म के बीच में और आइडियलिज्म के बीच में। ठीक है, कि पूरी तरीके से यहाँ पे नेचुरलिज्म क्या कहती है, आइडियलिज्म कहती है कि स्ट्रिक्टनेस लेकर आओ, डिसिप्लिन अपनाओ, वैल्यूज के ऊपर काम करो, आइडियाज के ऊपर काम करो, आइडियल्स यहाँ पे कराओ। लेकिन दूसरी तरफ आपकी आती है नेचुरलिज्म जो बच्चे को फुल ऑटोनॉमी देने की बात करती है कि फुल फ्रीडम दे दो बच्चे को कि वो खुद सीखेगा, खुद लर्न करेगा, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। इसके अलावा रूसो ने आपको नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया है, ये हमने करा हुआ है, नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया है। लेकिन इसके बीच में मिडवे की तरह काम करता है वो आपका करता है प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, जो लर्निंग बाय डूइंग पे विश्वास करता है, लर्निंग बाय डूइंग। और इसके अंदर टीचर का भी एक रोल होता है कि बच्चे के लिए एक तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना और उनके लिए एक अच्छा लर्निंग माहौल को क्या करना, फैसिलिटेट करना। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज नॉट अंडर द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशनलिज्म। अब ये एक्सटेंशनलिज्म के प्रोसेस के अंदर नहीं इंक्लूड है, तो वो क्या है? आप भी सोचिए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंडर नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करके देखें, जो हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है ये किसके ऊपर डील करती है? सेल्फ रियलाइजेशन पे कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को आई के बारे में नॉलेज हो कि हु एम आई, कि मैं कौन हूं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का एम क्या है। इसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहती है कि ओनली द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस सफर्स एंड सॉरो इन हिज और हर लाइफ, कि इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल है जितने भी उसके लाइफ में दुख होते हैं, सॉरोज होते हैं, सफरिंग्स होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस नहीं है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के अंदर? तो वो है टीचर हेल्प्स द लर्नर टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन बीइंग एंड नॉन बीइंग। इसके अंदर टीचर का कोई रोल नहीं होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के अंदर। टीचर यहाँ पे हेल्प नहीं कर रही एस्टैब्लिश करने का रिलेशनशिप बिटवीन बीइंग एंड नॉन बीइंग। तो बाकी सारे आपका सही है कि टीचर एक तरह का मेन पिलर होता है इंटायर एजुकेशन प्रोसेस का, और यहाँ पे टीचर हेल्प करती है स्टूडेंट को टुवर्ड्स रियलाइजेशन। लेकिन टीचर ऐसे हेल्प नहीं करती कि बच्चे को एक तरह का रिलेशनशिप बना के बताए बीइंग और नॉन बीइंग के बीच में, तो ये गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग कौन सा आपका यहाँ पे राइट मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो राइट आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है वो है आपका कर्म विधि। कर्म विधि नहीं आता, श्रवण विधि आता है, सुनकर चीजों को सीखने के लिए बोलता है। मनन विधि आता है, मेडिटेशन की बात करता है। निधि आसना की बात करता है, यानी कि सेल्फ कंटेम्पलेशन की बात कर रहा है ये, लेकिन कर्म विधि की बात नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं आपके लिए छोटी सी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ मेथड ऑफ टीचिंग वेदांत फिलॉसफी के। तो अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने तरीके के 7 तरीके के मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं। पहला होता है मौखिक, ओरली, दूसरा होता है चिंतन, थिंकिंग और रिफ्लेक्शन करके, तीसरा होता है श्रवण, चौथा होता है मनन जिसको मेडिटेशन कहते हैं, निधि आसना यानी कि रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करता है। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक होती है और स्वाध्याय होती है यानी कि सेल्फ स्टडी होती है। कर्म विधि नहीं होता है। तो राइट आंसर उस क्वेश्चन का डी हो गया, नहीं वाला बताना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट स्कोर्स वेयर ओनली द फ्यू स्टूडेंट्स ऑब्टेन द लो स्कोर। अब ये मैंने स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट आपको कराया है यूनिट 6 के अंदर। तो जो बच्चे नए हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है तो यूनिट 6 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने स्क्यूनेस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया हुआ है अपने रिवीजन सेशन में। तो स्क्यूनेस क्या होती है और इसके अंदर पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या है, तो ये टॉपिक आपको रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन है अचीवमेंट टेस्ट का जिसके अंदर बच्चे ने स्कोर किया है लो, मतलब सबसे ज्यादा
मतलब मेजोरिटी ऐसी है जिन्होंने टेस्ट के अंदर स्कोर किया है, और अ फ्यू स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ लो स्कोर किया है। तो ये किस तरीके का टेस्ट है? तो ये आपका जो टेस्ट है वो है आपका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे अगर देखोगे तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है एक आपका, और एक होता है नेगेटिवली, कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरेटिवली जो आपका ग्राफ है वो किस तरफ झुका है, राइट हैंड साइड पे झुका है या लेफ्ट हैंड साइड पे झुका है। जब हम कहते हैं कि हमारा ग्राफ पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो इसका मतलब है कि आपका मीन ज्यादा है कंपैरेटिवली टू द मीडियन एंड कंपैरेटिवली टू दी मोड, और दूसरी तरफ अपोजिट होता है आपका नेगेटिव स्क्यूनेस में, जिसके अंदर मीन लेसर होता है कंपैरेटिवली टू द मीडियन, और इसके अंदर आपका यहाँ पे मोड सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, फ्यू स्टूडेंट्स मतलब कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लो स्कोर किया है, यानी कि ज्यादा ऐसे बच्चे जिन्होंने हाई स्कोर किया है। तो मोड यहाँ पे ज्यादा है, मीन यहाँ पे कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, ये यूनिट 6 के रिवीजन के अंदर भी मैंने कराया, स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट आपको कराया है कि स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस आपको रेफर करता है एक तरह का डिस्टॉर्शन, कि जब आपका यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिमेट्रिक बेल बन रहा है उसके कंपैरेटिवली ये झुका हुआ है, चाहे राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे। जब ये राइट हैंड साइड पे झुकता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मीडियन एंड ऑलवेज ग्रेटर देन द मोड, वेयर एज ऑन द अपोजिट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नेगेटिव स्क्यूड कहते हैं, जिसके अंदर मीन हमेशा ही लेसर होता है कंपैरेटिव टू द मीडियन एंड कंपैरेटिव टू द मोड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने रिवीजन सेशन के अंदर कराया है। तो अगर मीन कम है, मीन यहाँ पे लेसर है, तो इसका मतलब ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने स्कोर यहाँ पे हाई करा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मीडियन आपका यहाँ पे मीन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आपके स्कोर लो करा है, लो स्कोर करा है। अगर मीन आपका लेसर है तो इसका मतलब ज्यादातर ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कोर हाई किया है। ठीक है, अगर मीन यहाँ पे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लो स्कोर है बच्चों का, लो स्कोर है। मीन यहाँ पे लेसर है तो यानी कि हाई स्कोर किया बच्चों ने, यही रिलेशन देखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, सेटिंग अप द नवोदय विद्यालय स्पेस सेटिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज द आउटकम ऑफ। नवोदय विद्यालय का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्टैब्लिश करने के बाद किसने की है? कोठारी ने, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने, मुदालिर कमीशन ने, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने? तो राइट आंसर इसका है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986। Now, question number 28. The basic structure of Indian Constitution is based on the combination of the following two. अभी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो किन किन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है? सेकुलर, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या फिर डेमोक्रेसी? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका सी, यानी कि सेकुलर होने का बोलता है और डेमोक्रेसी होने का बोलता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, एथनोग्राफिक रिसर्च एजुकेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करती है? एथनोग्राफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर? जनरेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिस्कार्डिंग द हाइपोथेसिस, या टेस्टिंग द हाइपोथेसिस? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी। एक तो जनरेशन करना हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस को बनाना, और इसके अलावा यहाँ पे जनरेशन करने के साथ साथ आप यहाँ पे डिस्कार्ड करते हो हाइपोथेसिस को जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू द उपनिषद व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ ब्रह्मा? तो जो उपनिषद के अकॉर्डिंग ब्रह्मा के कौन कौन से दो फॉर्म्स है? तो ब्रह्मा के दो पॉइंट्स आपके हैं, निरांकार, निर्गुण, और सकार विद सगुण। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स है द सेम शेप लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर ओरिजिनल स्कोर? तो कौन सा है राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका इस क्वेश्चन का है वो है आपका सिग्मा स्कोर। ये मैंने अपनी स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में कराया हुआ हर चीज, काफी इजी क्वेश्चन है आपके सेट के। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, in pursuance of the provisions of the article 17 of the constitution जो डिक्लेयर करा है the practice of untouchability as a punishable offense, the parliament passed the untouchability offences act 1955 जो कि लेटर सब्स्टिट्यूट किया था किसके द्वारा ये लेटर सब्स्टिट्यूट किया गया था?
तो जो लेटर सब्स्टिट्यूट किया गया था वो किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1976. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर इज मोर हेल्पफुल टू लर्नर्स? इनमें से ऐसे कौन सी टीचर है जो ज्यादा हेल्पफुल होगी लर्नर की? तो कौन सी टीचर है? ऐसी टीचर जो जिसके पास एडिक्वेट नॉलेज होगी, परफॉर्मेंस की, कमिटमेंट होगी या कॉम्पिटेंसीज होगी, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी लर्नर्स के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन. डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर बेस्ड है? डिक्टेटरशिप पे, म्यूचुअल शेयरिंग पे, नॉन इन्फ्लुएंस पे, इंटरफेरेंस पे या फिर वन वे कम्युनिकेशन पे? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, काफी एविडेंट है, म्यूचुअल शेयरिंग की बात कर रहा है. डेमोक्रेसी यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. ट्यूटोरिंग इज अ टीचिंग मेथड वेयर. ट्यूटोरिंग आपके क्या है? टीचिंग मेथड है. कहाँ पे यूज करते हैं? तो वो हम यूज करते हैं टीचर के अंदर. टीचर जब रिसोर्स होता है लर्निंग प्रोसेस में. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन इज फॉलोड इन द केस ऑफ. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन किसके अंदर फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च में, सर्वे रिसर्च में, ग्राउंड थियोरी रिसर्च में या फिर एक्शन रिसर्च में. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च यानी कि जब एक ही सैंपल को आप लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे स्टडी करनी है, तो आप बच्चे के जन्म से लेके मतलब इन्फेंसी से लेके आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं जब तक वो 6 साल का या 7 साल तक का नहीं हो जाता, यानी कि सेम सैंपल पे आप लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं, जिसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कह रहे हैं. और दूसरी ही एक रिसर्च का टाइप होता है जिसको कहते हैं आप क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर 2 सैंपल के ऊपर आप सेम टाइम के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं. 2 सैंपल या 2 से ज्यादा सैंपल के ऊपर आप सेम टाइम पे स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो जाएगी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च किसके अंदर करते हैं? तो वो करते हैं हम सर्वे रिसर्च में. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप ऑफ टीचिंग? अब इंटर्नशिप का क्या मतलब है टीचिंग के अंदर? तो इंटर्नशिप कब करवाते हैं? तो इंटर्नशिप उन बच्चों को कराते हैं जो बच्चे यहाँ पे बीएड कर रहे होते हैं और उनको 6 महीने की टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं. ठीक है, तो वो उनका इंटर्नशिप का पार्ट होता है. एक तरह का स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, रेगुलर बेसिस पे कराया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्री सर्वे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, वो हो गया हमारा सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. The destiny of India is now being shaped in her classroom. This explains the significantly the role of the school in the process of. ये हमारा किसके अंदर कहा गया है? ये डेस्टिनी वाला कॉन्सेप्ट किसने अंदर कहा है? ये कोठारी कमीशन के अंदर भी कहा गया है. ठीक है, डेस्टिनी आपकी कहाँ पे प्लेस होती है? तो डेस्टिनी आपके अंदर प्लेस होती है क्लासरूम के अंदर. और ये आपकी किसकी बात करता है? नेशनल किसकी बात करता है यहाँ पे? नेशनल डेवलपमेंट की. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39. गाइडलाइंस फॉर पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल्स. गाइडलाइंस फॉर पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल्स एंड एलिमेंट्री एम्स है. कौन कह रहा है इसको? ओके, सो आई होप आपने इसका आंसर देखा होगा, मतलब आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका सी है. गाइडलाइंस फॉर पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल, यानी कि टू इंस्टॉल करना स्पिरिट ऑफ शेयरिंग, केयरिंग, टुगेदरनेस. कि जब हम पार्टनरशिप करा रहे हैं स्कूल के बीच में, बिटवीन स्कूल्स के बीच में, तो ये क्या कर रहे हैं? एक तरह की स्पिरिट जगाने की काम कर रहे हैं, एक तरह का शेयरिंग, एक तरह का केयरिंग, एक टुगेदरनेस, ये जो वैल्यूज हमारे अंदर इंकलकेट हो, तो उसका मेन मोटिव आपका यही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40th. द फुल फॉर्म ऑफ मूक. मूक की फुल फॉर्म बतानी है. तो मूक की फुल फॉर्म क्या है? ये हमने लास्ट वाले सेशन के अंदर भी डिस्कस करी थी. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. ठीक है, मैसिव क्या है इसका? 40 का बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. J.S. Renzuel
three trait definitions of giftedness includes high level of task commitment and creativity with. हाई लेवल ऑफ टास्क और कमिटमेंट और क्रिएटिविटी किससे रिलेट कर रही है? तो जो आपकी रिलेट करी है वो रिलेट करी है अबव एवरेज से, जनरल एबिलिटी और उसके स्पेसिफिक एबिलिटी से. नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस टाइप ऑफ मॉरिसन आइडिया? मॉरिसन का आइडिया नहीं है इसमें टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग देखे, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे 3 तरीके के लेवल्स ऑफ टीचिंग्स है. 3 तरीके के लेवल्स ऑफ टीचिंग है. पहला लेवल आपका आता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं जो रोट वाला, यानी कि मेमोरी बेस्ड लर्निंग. दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग और तीसरा आपका होता है मेमोरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग. तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव वाला. तो मेमोरी वाला आपका यहाँ पे किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है. ये आपका अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने दिया है और रिफ्लेक्टिव आपको हंट ने दिया है. तो आपको ये बताना है, मॉरिसन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा अंडरस्टैंडिंग का आइडिया नहीं है, एक्सप्लोर, प्रेजेंटेशन, अकोमोडेशन या एस्टिमेशन. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है अकोमोडेशन, इसके अंदर नहीं आता. नाउ क्वेश्चन नंबर 43, बोथ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉन रेफरेंस टेस्ट कंफर्म कर रहा है फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो दोनों को ही रेफर नहीं कर रहा, ना ही क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट को ना ही नॉन रेफरेंस टेस्ट को. तो अगर मैं आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दूं, ये मैंने अपने स्टैट्स के पोर्शन में भी आपको कराया हुआ है और ये आपको क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट नॉन रेफरेंस टेस्ट का जो ये मिल जाएगा यूनिट 6 की ही प्लेलिस्ट के अंदर. ठीक है, यहाँ पे देखिए तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज हम चेक करते हैं, एब्सोल्यूट स्टेज में होता है जो, यानी कि हमने कोई क्राइटेरिया सेट करा है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो जो पीएचडी के एंट्रेंस के जो मेन जो क्राइटेरिया रखा होता है वो होता है 50%. ये 50% या 50% अबव जिनके मार्क्स स्कोर करता है वो एलिजिबल हो जाता है आगे के राउंड के लिए. लेकिन उसी तरफ आपका दूसरी तरफ आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा रेफरेंस टेस्ट होता है जैसे कि हमारा एनटीए का एग्जाम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट स्कोरर के अकॉर्डिंग दूसरे बच्चों के मार्क्स को कंपेयर करते हैं. तो इसके अंदर एक तरह का कंपैरिजन होता है. ठीक है, क्लास के अंदर कि क्या उसकी रैंक आई है, हाईएस्ट अगर परसेंटाइल 100 आई है तो उसकी कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि टॉप 10 कितने हैं, टॉप 5 कितने हैं, टॉप 20 कितने हैं. तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, तो वो हमारा नॉर्म रेफरेंस कहला लेता है. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 43 के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो सी है कि दोनों के अंदर इंक्लूड होते हैं ऐसे आइटम विद एवरेज डिफिकल्टी. ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर ऐसे इंक्लूड नहीं होते एवरेज डिफिकल्टी से. बाकी सारा ठीक है, दोनों ही यूजफुल होते हैं एजुकेशन के असेसमेंट के लिए, दोनों ही यूज होते हैं स्पेसिफिकेशन के लिए, दोनों ही यूज होते हैं, सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स इसके अंदर यूज होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च रेफर्स टू. अब ये इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च है वो किससे रेफर कर रही है? तो क्वेश्चन काफी इजी है, ये रेफर करी है एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट की. ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी एक्यूरेट कितना है हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, इसके साथ रेफर करता है. ठीक है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी जनरलाइजेबिलिटी से रेफर करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्राइटेरिया रेफरेंस मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद. क्राइटेरिया रेफरेंस मेजरमेंट किससे एसोसिएट कर रहा है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो कर रहा है आपका मास्टरी लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग से. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 46, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज आर एसेंशियल इन द स्कूल सिस्टम टू मीट द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ. तो डाइवर्सिफाइड कोर्सेज के बारे में बात करें, एसेंशियल है स्कूल सिस्टम के लिए कि किस तरीके के मेजर को किस तरीके के चैलेंजेस को मीट करने के लिए. तो राइट आंसर है इसका इनइक्वालिटी को मीट करने के लिए. वेरी गुड. नाउ अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड्स ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन अनसेटिस्फाइड. तो ये मैस्लो किसके बारे में बात कर रहा है? स्ट्रॉन्गर ग्रो करो जब आप अनसेटिस्फाई है, तो वो है आपका बी, डेफिशिएंसी नीड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहाँ है? ये हो गया 47. हाँ, The EduSat failed to fulfill its objective effectively due to. EduSat है आपकी यानी कि एजुकेशन की जो सैटेलाइट है ये फेल्ड हो गई है फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली ड्यू टू. किसके वजह से? लैक ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरेक्टिव टर्मिनल्स के वजह से. ठीक है, तो राइट आंसर आपका 48 का 4th हो गया. नाउ
क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा। अब ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन आपको 51 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 3 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट विद द रॉ स्कोरर। अब इसमें देखो आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी कि जेड स्कोर निकालना है। तो जेड स्कोर निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, वो कैसे करते हो कि जब आपको रॉ स्कोर दिया हो, एक तरफ रॉ स्कोर दिया हो, इसको आपको माइनस करना होता है अपने मीन से और डिवाइड करना होता है बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको जेड स्कोर निकालने के लिए कह रहा है ये, तो कैसे निकालोगे, तो जेड कैसे निकलेगा, रॉ स्कोर कितना दिया है 46, जब इसको माइनस करेंगे इसके मीन से 51 डिवाइडेड करेंगे बाय 3 से, तो कितना जाएगा यहाँ पे आपका, अगर हम यहाँ पे 51 को माइनस करें इससे तो 5 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो 3 1 जा 3 3 6 जा ये इतना 1.66 करके आ जाएगा, 1.66 सिग्मा करके इसका आ जाएगा। तो ये किसके ये है, तो रॉ स्कोर दिया है कंपैरेटिवली इसके, तो यानी कि बिलो द मीन आएगा। तो राइट आंसर 49 का क्या होगा, बिलो द मीन आएगा। ये मैंने यूनिट 6 की प्लेलिस्ट में कराया हुआ है, स्टैट्स के अंदर आपको जेड स्कोर निकालना भी सिखाया है और कैसे हम यहाँ पे सिग्मा बनाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये भी आपको बताया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज क्वेश्चन नंबर 50। अ कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी कैन बी डिटरमाइंड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन। कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी है जो डिटरमाइन करते हैं कि किन दोनों ओकेजन्स में, वो आपको बताने हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका डी पार्ट। एक करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 2 इक्विवेलेंट हाफ्स को, और दूसरा करते हैं एक, यहाँ डी आंसर है इसका, दूसरा करते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए टेस्ट को जो एक बार किया जाए, ठीक है। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। कैसे लगा सेशन, अपना प्लीज मुझे फीडबैक प्रोवाइड करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो ये मेरा यहाँ पे हमारा 22 दिसंबर से बैच कोर्स है वो स्टार्ट हो गया था, तो यह हम एनटीए की तैयारी कर रहे हैं। हमारा टारगेट है जेआरएफ को अचीव करना 2022 का, तो उसके लिए ये आपका बैच कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस बैच कोर्स के अंदर आपकी यूनिट फर्स्ट फिलॉसफी खत्म होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर टेस्ट को या पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। लाइव मतलब फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पे होंगे, लाइव सेशंस आपके साथ कराए जाएंगे। हर 4th क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। मॉक टेस्ट आपको हर एक यूनिट के बाद 100 क्वेश्चंस का करवाया जाएगा। 2021-2024 तक, मतलब 2021 से 2004 तक सारे के सारे PYQ को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और नोट्स उसके प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और 100% की पॉइंट्स के साथ MCQs की प्रैक्टिस की जाएगी, PYQs की प्रैक्टिस की जाएगी। ऑल्सो जो पेपर 1 के जो भी कॉन्सेप्ट में करा रही हूँ तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ मिल जाएगा ओनली वर्थ ऑफ रुपीज ऑफ 500 पर मंथ। और ये जो आपका बैच कोर्स है सबके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि हम अपने टारगेट जेआरएफ को अचीव करने का लेकर चले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज मुझे मतलब यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर है वो दे दिया है। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, ऐसे ही पढ़ते रहे, अपने गोल जेआरएफ को 100% अचीव करके रहे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वेब सेट एग्जाम। और जल्दी से अपना एग्जाम क्लियर करके आना और अपने गोल को अचीव करना, ठीक है फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।